हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 12 की बायो को हेल्प करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ मैं। हम लोगों का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास 12 का चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको आनुवांशिकी वाले कॉन्सेप्ट में वंशागति और विविधता के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में बेसिकली मुख्य तौर पे जो हम बात करेंगे वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, उन्होंने जो नियम दिए थे हम उनके बारे में बात करेंगे। हम कुछ म्यूटेशंस के बारे में और रिकॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे और कुछ डिजीजेस के बारे में भी बात करेंगे। वो चैप्टर का लास्ट का थोड़ा सा पार्ट है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मतलब वंशागति और विविधता के सिद्धांत। किस तरह से वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं और किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो उस समय पे कुछ न कुछ लक्षणों में क्या आ जाती है, विविधता आ जाती है, यानी कि वेरिएशन आ जाती है। तो यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में आपका जो इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक्स is the study of principles and mechanism of heredity and variation। जो अनुवांशिकी आपका जो ब्रांच है बायो का, इसमें किसकी स्टडी की जाती है? इसमें प्रिंसिपल्स और मैकेनिज्म हेरिडिटी के, यानी कि एक हेरिडिटी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले जो लक्षण हैं वो उस पर कौन से नियम काम करते हैं, कौन से सिद्धांत काम करते हैं और किस तरह से वेरिएशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाती है, उसके बारे में हम अनुवांशिकी के अंतर्गत बात करते हैं। तो अनुवांशिकी के जनक कौन थे? अनुवांशिकी के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, यानी अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था, एक चर्च में प्रीस्ट थे, बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनको ये चीजें अचंभित करती रहती थी कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो अंतर है वो आता है, किस तरह से कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। तो उन्होंने बहुत सालों तक, 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। वो 1856 से लेके 1863 तक वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन उनको जब वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय पे कोई भी पहचान नहीं मिली, कोई भी पहचान नहीं मिली। और क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी पत्रिका में छपवा दिया था जिस पर किसी की भी निगाह नहीं पड़ी। बहुत बाद में जब वो प्रकाश में ये सारे सिद्धांत उनके आए और उनको जब पहचान मिली तब उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स से सम्मानित किया गया। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यही अनुवांशिकी का आधार था। जो इनहेरिटेंस था, जो वंशागति थी, वो एक प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट्स से प्रोजेनी तक जो लक्षण है वो जाते रहते हैं, पेरेंट्स तक प्रोजेनी तक लक्षण जाते रहते हैं। यही ये प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। तो बताओ ये जो प्रोसेस थी इनहेरिटेंस की ये प्रोसेस को समझने के लिए प्रगति आई किसमें? ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तावित किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के नियम उन्होंने प्रस्तावित किए। तो ये जो इसमें सांख्यिकी का भी प्रयोग हुआ अनुवांशिकी के नियमों में, अनुवांशिकी के नियमों में मैथमेटिक्स का लॉजिक भी लगाया गया और बायोलॉजी की समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहली बार ये हुआ था कि जब गणित और सांख्यिकी का प्रयोग किया जा रहा था। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स के टाइम में क्या किया, बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज को, कलेक्टेड डाटा को विश्वसनीयता प्रदान करी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ बहुत लंबे समय पे जैसे हम कलेक्टेड डाटा करें, बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज ले लें तो जो प्रयोग के निष्कर्ष आएंगे वो ज्यादा विश्वसनीय होंगे।
है ना। तो इनहेरिटेंस रूल में व्यापकता थी, लेकिन वो क्यों मशहूर नहीं हो पाए उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने जिस जगह पे ये अपनी एक्सपेरिमेंट्स का वो छपवाया था वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, है ना। तो इसलिए वेरिएशन क्या होती है बच्चों? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। प्रोजेनी अगर अपने पेरेंट्स से डिफर है, डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विविधता या वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन में भी इन टर्म्स ऑफ मार्फोलॉजी, वेरिएशन जो है मार्फोलॉजी के टर्म्स में भी हो सकती है, वेरिएशन फिजियोलॉजी के टर्म्स में भी हो सकती है, वेरिएशन कोशिकीय स्तर पे भी हो सकती है, साइटोलॉजी के टर्म में भी हो सकती है। व्यवहारिक रूप से भी कुछ लक्षण हैं जिसमें चेंजेस आ सकते हैं। ये इंडिविजुअल अगर सेम स्पीसीज से ही बिलोंग कर रहे हैं तब भी। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर मनुष्यों की बात ले लेते हैं तो हर माता पिता से उनके जो बच्चे हैं वो कई रूप में समान होते हैं। जैसे माता पिता 2 आंख, 2 नाक, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, सिस्टम पूरा सेम है, लेकिन जो अपीयरेंस है उसमें काफी कुछ अंतर होता है। जैसे भूरे बाल, नीली आंखें, लंबे बाल, काले बाल, घने बाल, स्किन का कलर, हाइट, ये डिफरेंस भी होता है। तो वेरिएशन जो है वो क्यों आता है बच्चों? वेरिएशन आता है रीशफलिंग ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की जीन्स, क्रोमोसोम्स या जीन्स में रीशफलिंग के कारण जो है वो विविधता आ जाती है। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, या तो जीन्स पर क्रॉसिंग ओवर हो या रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो भी वेरिएशन आ जाती है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन भी आपके वेरिएशन का ही एक रीजन है, और पर्यावरण का प्रभाव है, ये भी वेरिएशन का एक रीजन है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके बारे में हमने बात करी, ग्रेगर जॉन मेंडल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1856 से लेके 1863 तक 7 सालों तक निरंतर क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने वंशागति के नियम आए सामने। वंशागति के नियम क्या कहते थे? उन्होंने क्या करे? उन्होंने संकरण प्रयोग किया, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए। और किस पौधे पर किए? उन्होंने पाइसम सटाइवम पे, मटर के पौधे पर ये एक्सपेरिमेंट किया। कितने सालों तक? 7 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया। ये 7 साल जो थे वो था 1856 से लेके 63 तक। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के नियमों को प्रपोज किया कि किस तरह से सजीवों में वंशागति के नियम जो हैं वो काम करते हैं। उन्होंने क्या करा? उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधों के चुनाव करने का रीजन ये था, पी हैज मेनी डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो मटर का पौधा था उसके पास बहुत सारे लक्षण थे जिस पर प्रयोग किया जा सकता था, जो प्रभावी थे, जो दिखाई पड़ रहे थे। लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, यानी कि जो मटर का पौधा होता है उसका जीवन काल छोटा होता है, इसलिए भी उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे में स्वपरागण होता है, फ्लावर्स शो सेल्फ पॉलिनेशन, रिप्रोडक्टिव वॉल्स जो है बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला। जो रिप्रोडक्टिव वॉल्स होते हैं वो कोरोला के द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं, तो इसलिए उसमें स्वपरागण की प्रक्रिया ही होती है। और इसलिए इजी होता है उसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराना। मटर के फूलों में आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कराना आसान होता है, क्योंकि उसमें इमैस्कुलेशन और रीबैगिंग वाली प्रोसेस बहुत इजीली हो पाती है। हाइब्रिड्स जो है वो बाद में फर्टाइल होते हैं ना। तो ये उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव, बहुत कारण थे जिस कारण से उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। और बाद में ये साबित भी हो गया कि उन्होंने जो मटर के पौधे का चुनाव किया था वो चुनाव बहुत अच्छा था। उनका वर्किंग मेथड क्या था? उनका वर्किंग मेथड ये था कि मेंडल का जो सक्सेस था वो बहुत प्लानिंग के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने क्या किया था? बहुत प्लानिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया था। उन्होंने एक समय पर एक ही लक्षण पर स्टडी किया। ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम। मतलब उन्होंने एक समय पे एक ही लक्षण पे प्रयोग किया। ठीक है।
He used all available techniques to avoid cross pollination by undesirable pollen. उन्होंने सारे ऐसे प्रयास किए जिसमें मटर का जो फूल था उसमें क्रॉस पॉलिनेशन उनकी इच्छा के विरुद्ध ना हो सके। उन्होंने उसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स दोनों को अप्लाई किया। उन्होंने जब ये नियम प्रतिपादित किए तो इन नियमों को बताते समय उन्होंने इसमें गणित का और सांख्यिकी का दोनों का प्रयोग किया, और ये जो गणित और सांख्यिकी का उन्होंने प्रयोग किया उसको और उस समय के और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए मैथ्स का और स्टैटिक्स का यूज किया गया। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस सेलेक्ट किया फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अपने संकरण के प्रयोगों को करने के लिए मटर के पौधे में 7 लक्षणों को चुना। वो 7 लक्षण कौन कौन से थे, मतलब कौन कौन से लक्षणों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने जो यूज करे वो क्या था, वो आप सामने देख रहे हैं। उन्होंने मटर के पौधे में ये 7 लक्षण देखे, यानी 7 पॉइंट्स उन्होंने डिसाइड किया। उन्होंने सबसे पहला देखा कि स्टेम हाइट, जो मटर का पौधा है उसका हाइट कैसा होगा, उन्होंने ये देखा। तो स्टेम का हाइट टॉल है या शॉर्ट है, यानी मटर का पौधा जो था वो लंबा है या मटर का पौधा छोटा रह गया। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर के 2 पहलुओं पर प्रयोग किया जाना। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है, एक ही लक्षण के 2 पहलुओं पर विचार किया जाना। जैसे तने की ऊंचाई, जैसे फ्लावर कलर। तने की ऊंचाई उन्होंने देखा कि तना जो है मटर के पौधे का वो लंबा है या बौना रह गया। फ्लावर कलर देखा कि फ्लावर वॉयलेट थे या वाइट थे। उन्होंने फ्लावर पोजीशन की बात करी कि जो फूल निकला हुआ था उसकी पोजीशन क्या थी। फूल की पोजीशन जो थी वो एक्सियल थी या टर्मिनल थी, यानी कि ऊपर की तरफ फूल निकला हुआ था या साइड में निकला हुआ था। उन्होंने मटर की फलियों का शेप, पॉड शेप को देखा। पॉड शेप का मतलब कि मटर की फलियों का आकार कैसा था। इन्फ्लेटेड का मतलब फूला हुआ और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब थोड़ा सा पिचका हुआ, बिल्कुल दबा हुआ। पॉड कलर देखा उन्होंने, यानी कि फलियों का रंग देखा कि फलियों का रंग हरा था या फलियों का रंग पीला था। उन्होंने सीड शेप देखा, यानी मटर का जो दाना था वो एकदम राउंड था या रिंकल्ड था। उन्होंने ये भी देखा। सीड का शेप का मतलब, राउंड का मतलब एकदम गोल गोल मटर के दाने थे या मटर के दाने जो थे वो सिकुड़े हुए थे। उन्होंने सीड कलर देखा कि सीड कलर, मटर का दाना जो था वो हरे रंग का था या मटर का दाना किस रंग का था, पीले रंग का। हरे रंग का था या पीले रंग का था। उन्होंने ये चीज देखी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 अलग अलग 7 लक्षणों पर बात करी उन्होंने, और जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लिए, जिसमें उन्होंने तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फलियों का आकार, फलियों का रंग, जो बीज था, सीड था, जो मटर के दाने थे उनका आकार और मटर के दानों का कलर, ये 7 लक्षण उन्होंने चुने जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो पहला लक्षण क्या था, पहला लक्षण था तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई पर उन्होंने बात करी। उन्होंने पुष्प के रंग पर बात करी, पुष्प के रंग पे बात करी, ये कैसा था। उन्होंने फ्लावर पोजीशन यानी पुष्प की स्थिति पर भी बात करी।
और उन्होंने फलियों का जो आकार था उसके बारे में बात करी। फलियों का आकार उसके बारे में बात करी। उन्होंने फलियों के रंग के बारे में बात करी। उन्होंने बीज का आकार जो था उसके बारे में बात करी और बीज के रंग के बारे में बात करी। किस किस चीज के बारे में बात करी? उन्होंने बात करी कि तने की ऊंचाई कैसी थी, पुष्प का रंग कैसा था। तने की ऊंचाई मतलब पौधा जो था वो ऊंचा था, लंबा था या बौना था। पुष्प के रंग के बारे में बात करी उन्होंने कि सफेद था या बैगनी रंग का फूल था। उन्होंने पुष्प की स्थिति के बारे में बात करी कि वो एक्सियल था या टर्मिनल था। उन्होंने फलियों का आकार देखा, पॉड शेप देखा कि फूली हुई फलियां थी या चिपटी दानों से भरी हुई पॉड शेप थी या कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप थी। उन्होंने फिर पॉड कलर यानी फलियों के रंग को देखा कि फलियों का रंग हरा था या पीला था। उन्होंने फिर सीड का नंबर आया, सीड को चूज किया और सीड में उन्होंने शेप देखा, सीड का यानी बीज का आकार देखा उन्होंने कि मटर के दाने गोल गोल थे या मटर के दाने थोड़े सिकुड़े हुए थे। उन्होंने सीड कलर को देखा कि मटर के दाने हरे रंग के थे या मटर के दाने पीले रंग के थे। तो इतना उन्होंने कितने 7 लक्षणों का चुनाव किया। कितने लक्षण हो गए बच्चों? 7 कैरेक्टर्स चुने उन्होंने। 1 2 3 तो ये सारे लक्षण सबसे पहले आपको याद होने चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स पर स्टडी करी थी। उसके बारे में आपको याद होगा कि तने की ऊंचाई पे बात करी गई थी, पुष्प के रंग पे बात की गई थी, पुष्प के स्थिति पर बात की गई थी, फलियों के आकार पे बात की गई थी, फलियों के रंग पे बात की गई थी और बीज का आकार और बीज का रंग उस पर बात की गई थी। तो ये जो 7 लक्षण थे ये ऐसे थे कि जिसका 2 पहलू था, तने की ऊंचाई लंबा या बौना, पुष्प का रंग बैगनी या सफेद, पुष्प की स्थिति एक्सियल या टर्मिनल, पॉड शेप फलियों का जो आकार था वो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, फलियों का जो रंग था वो हरा या पीला, बीज का जो आकार था वो राउंड या रिंकल्ड यानी कि गोल गोल सुंदर दाने या सिकुड़े हुए दाने, सीड कलर यानी कि बीज का जो रंग था येलो या ग्रीन। तो ये 7 लक्षणों का किसने चुनाव किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के नियम के बारे में जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया और उन्होंने ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना और उसमें उन्होंने स्टडी करी। अब मेंडल ने क्या करा? मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया या क्रॉस पॉलिनेशन कराया ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स से। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का क्या मतलब होता है? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स होती हैं दैट अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ऐसी पीढ़ियां जो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा आ रही हों और वो एक ट्रेट जो है उनकी वंशागति शो कर रही हो जो स्थायी हो, उसको हम ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है? हम इसे प्योर लाइन भी कह सकते हैं, प्योर लाइन भी कह सकते हैं और ट्रू ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, जिसमें निरंतर स्वपरागण के द्वारा नया पौधा जन्म ले रहा हो, नया बीज आ रहा हो और सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा हो। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में इंक्लूड्स क्या था? रिमूवल ऑफ एंथर एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलन। ये जो कॉन्सेप्ट है इमैस्कुलेशन का और ट्रांसफर ऑफ पॉलन का, इमैस्कुलेशन और ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ये कॉन्सेप्ट आप यूनिट 6 के चैप्टर नंबर 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम में आपको क्लियर कराया गया है।
कि क्रॉस पॉलिनेशन कराने का जो सही तरीका है उसमें क्या होता है, उसमें इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर, यानी कि जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको रिमूव कर दिया जाए। और रिमूव करने के बाद पॉलन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो फिर स्टिग्मा पर अपनी इच्छा के पॉलन की लैंडिंग करा दी जाए, है ना। रिमूवल ऑफ एंथर इन इमैस्कुलेशन करने के बाद क्या किया जाए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन यानी पॉलिनेशन करा दिया जाए, स्वपरागण की जगह पे पर परागण, ऐच्छिक परागण कराया जाए, जहां पे अपनी इच्छा के अनुरूप ट्रांसफर ऑफ पॉलन कराया जाए। तो ये जो था ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसने करे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने करे थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इमैस्कुलेशन और उसके बाद उसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन कैसे कराया, उन्होंने देखा कि दो उन्होंने चुनाव किया था पौधे का, मटर का, जिसमें उन्होंने देखा कि एक में बैगनी रंग का फूल था और एक में सफेद रंग का फूल था। तो बैगनी रंग के फूल में भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने बैगनी रंग का फूल जो था, स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, स्क्रीन में आपने देखा कि यहाँ पे ये जो था इसको उन्होंने, क्योंकि ये जो फ्लावर होता है मटर का ये द्विलिंगी होता है, इसमें एक ही फूल पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो उन्होंने व्हाइट कलर वाला फ्लावर जो दिया उसमें उन्होंने उससे उन्होंने पॉलन ग्रेन लिया, और जो वॉयलेट कलर वाला फ्लावर था उसमें उन्होंने इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की, यानी कि उसमें उन्होंने जो एंथर था उसको रिमूव कर दिया। अब एंथर को जब उन्होंने वॉयलेट कलर वाले फ्लावर से रिमूव कर दिया तो उनको क्या करना था, उनको व्हाइट कलर वाले फ्लावर में जो पॉलन थे उन पॉलेंस को वॉयलेट कलर वाले फ्लावर के सिग्मा पे लैंड कराना था। ये बात क्लियर समझ में आई आपको। उनको क्या करना था, उनको व्हाइट कलर वाले फ्लावर का जो पॉलन था उसकी लैंडिंग वायलेट कलर वाला जो फ्लावर था उसके स्टिग्मा पे कराना था। इसके लिए वॉयलेट कलर वाले फ्लावर में उन्होंने इमैस्कुलेशन करी, यानी कि एंथर को रिमूव कर दिया और ट्रांसफर ऑफ पॉलन कराया, यानी कि पॉलिनेशन की प्रोसेस की और हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट अपना शो करा। और उसके बाद जो बीज बने उस बीज में जो पौधे आए वो इस तरीके के थे, यानी कि पहली पीढ़ी में कुछ जितने भी पौधे थे उनमें सब में आप देख रहे हैं कलर ऑफ फ्लावर जो है वो वॉयलेट कलर का हो गया था। तो आपको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बात करनी है इस चैप्टर में, यानी कि हम एक जीन की वंशागति के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नीचे आपको ये नोट भी करना है बच्चों, लिखना भी है। मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने चुनाव करा एक बौने मटर के पौधे का और एक लंबे मटर के पौधे से मिले हुए सीड को क्रॉस करा। कैसे करना था, मेंडल क्रॉस tall and dwarf pea plant and collected all the seeds obtained from this cross। इस क्रॉस से मिलने वाले जो बीज थे उसको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, यानी कि उन्होंने मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने एक समय पे एक ही लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल ने प्योर लाइन टॉल प्लांट लिया, उससे मिले हुए बीज इकट्ठे करे, और प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट लिया, उससे मिले हुए बीज इकट्ठे किए, और उसके बाद उन्होंने इन बीजों को जब उगाया पौधे बनाने के लिए, he grew all the seeds to generate plants of first hybrid generation। तो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। He observed, उन्होंने ऑब्जर्व किया that all plants are tall। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि सभी पौधे जो थे वो क्या थे, वो लंबे थे। और इसी तरीके का सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, उन्होंने
इसी तरीके का सिमिलर ऑब्जर्वेशन एक दूसरे जोड़े में भी पाया। सिमिलर ऑब्जर्वेशन वाज आल्सो फाउंड इन अदर पेयर ऑफ ट्रीज। उन्होंने जैसे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में हमने ड्वार्फ और टॉल प्लांट की बात करी, इसी तरह से उन्होंने अलग अलग जो 7 लक्षणों का चुनाव किया था, उन 7 लक्षणों पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें कुछ इसी तरीके का ऑब्जर्वेशन नजर आया। अब जैसे उन्होंने एक लक्षण, सबसे पहले एक लक्षण उन्होंने चुन लिया कि उन्होंने प्योर लाइन टॉल पौधों को चुना और प्योर लाइन ड्वार्फ प्लांट्स को चुना। अब उनको चुनने के बाद उनसे जो बीज निकले उनको कलेक्ट करा, और कलेक्ट करने के बाद उससे जो पौधे हुए उसमें उन्होंने क्या करा, उसमें उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी पहली बार जब उन्होंने क्रॉस कराया तब जो मटर के पौधों की फसल हुई उसमें सारे के सारे पौधे कैसे थे, सारे के सारे पौधे टॉल थे। कैसे थे? सारे के सारे पौधे टॉल थे। और इसी तरीके के सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने और सारे लक्षणों पर भी किया, लेकिन एक समय पे एक ही लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया गया, इसलिए हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इसको एकल संकरण की विधि कहते हैं। तो मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट कराया F1 प्लांट्स को। उसके बाद जो F1 प्लांट्स यानी पहली पीढ़ी जो फसल की आई थी उनको आपस में उन्होंने ब्रीड कराया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन जो थे उसमें कुछ प्लांट्स जो थे वे ड्वार्फ थे, कुछ प्लांट्स जो थे उनकी हाइट छोटी थी, और कुछ प्लांट्स जो थे वो टॉल थे। लेकिन जो ड्वार्फ का प्रपोर्शन था वो 1/4 था, और टॉल प्लांट्स जो थे वो 3/4 थे, यानी 4 भाग में 3 भाग टॉल था और 1 भाग जो था वो प्योर ड्वार्फ आ गया था, है ना। तो उसको किस तरह से इसमें उन्होंने किस तरह से सांख्यिकी का प्रयोग किया, किस तरह से इन्होंने इसमें गणित का प्रयोग किया, इसके बारे में हम, ये बहुत इजी है, आपको आगे पुनेट स्क्वायर पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से एक वैज्ञानिक थे पुनेट, जिन्होंने इसको सेट कर दिया कि आज भी हम पुनेट चौखाने का यूज करके किसी भी तरीके की जनरेशन का जीनोटाइप पता कर सकते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये सारा आपको आगे पढ़ना है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो बहुत ही साधारण एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसे प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, तो उन्होंने ये कोशिश की। ये बहुत सालों पहले की बात है बच्चों, तो उतने समय पहले ये सोच भी पाना कि हाँ इस तरीके का कुछ अंतर आ सकता है, इस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है, यही बहुत बड़ी बात रही। उन्होंने प्रयोग किया था और आज आपको उस प्रयोग के बारे में केवल पढ़ना है, प्रयोग करना नहीं है। उसको आप साबित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसे कि उन्होंने निकाले थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा सैंपल का कलेक्शन किया था, उन लार्ज सैंपलिंग डेटा लिया था, और जिससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले थे वो एकदम क्लियर थे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने जाना कि एक टॉल प्योर लाइन प्लांट का एक ड्वार्फ प्योर लाइन प्लांट से जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन को जब आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो F2 जनरेशन आई। F1 जनरेशन इज स्टैंड फॉर फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 जनरेशन का मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन में जो पौधे थे टॉल और डॉल्फ का क्रॉस कराया गया था, उसके बावजूद भी सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें सारे के सारे पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि कुछ पौधे लंबे थे और बहुत कम पौधे बौने भी आ गए थे, ड्वार्फ प्लांट भी आ गए थे। तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको आप कॉपी में अपने नोट करेंगे और इसको समझेंगे कैसे। प्योर टॉल प्लांट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। प्योर टॉल प्लांट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T और कैपिटल
टी से। प्योर ड्वार्फ प्लांट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी प्योर टॉल प्लांट, स्मॉल टी यानी कि प्योर ड्वार्फ प्लांट, यानी कि ये लंबा वाला पौधा था और ये जो था ये बौना वाला पौधा था। अब इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, आप सभी को पता है। अब इसको आप कनेक्ट करते चलेंगे, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप इसको कनेक्ट करते चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड स्टेट आती है। तो यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट में जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो कैपिटल टी गैमीट बना और प्योर ड्वार्फ में गैमीट जो बना वो स्मॉल टी टाइप का गैमीट बना। अब इसमें क्या कराया गया, इसमें पॉलिनेशन कराया गया जब तो मोनोहाइब्रिड यानी एक ही लक्षण पे एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब उस समय पे क्रॉस जो कराया गया वो केवल एक लक्षण पे कराया गया और उसके बाद हाइब्रिड जो है वो सारे पौधे कैसे थे, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में सारे पौधे लंबे थे लेकिन उनका जीनोटाइप जो था वो डिफरेंट हो चुका था। ये पॉइंट ध्यान देंगे, प्योर टॉल ये नहीं थे बल्कि ये हाइब्रिड टॉल थे। तो इसके आगे की इंफॉर्मेशन हम अगले सेशन में बात करेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पुनेट स्क्वायर की बात करी थी या चेकर बोर्ड की बात करी थी उसमें इस तरह से स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज करके इन नियमों को साबित किया गया। तो इसके बारे में अगले सेशन में हम बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। आज की क्लास में आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। क्लास को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए धन्यवाद और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी कॉन्सेप्ट में तो आप चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।